बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायर। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज प्रॉब्लम को। तो बेसिकली अगर उससे प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके हमने चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कवर किया था। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं उनका राइट ऑप्शन कैसे बनता है। ठीक है, हम डिटेल में करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप हो तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अगर कोई थ्योरेटिकल हो तो उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आंसर कैसे आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। तो अगर हम एमसीक्यू नंबर 1 पे फोकस करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो अब जो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट। यानी जब भी हम इंड्यूसिंग ईएमएफ की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। अब हमारे पास डिफरेंट 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। दूसरा ऑप्शन क्या है, चेंज इन द फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। एंड द थर्ड लास्ट ऑप्शन इज कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज लूप एंड बोथ बी एंड सी आर ट्रू। तो बेसिकली अगर बात करें इंड्यूस ईएमएफ की तो इंड्यूस ईएमएफ बनता कैसे है, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एक कॉइल में जिसके से करंट प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो प्राइमरी जो हमारे पास था सेल्फ इंडक्शन के प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही कॉइल में था, और म्यूचुअल इंडक्शन में सेकेंडरी कॉइल अलग होती है और प्राइमरी कॉइल अलग होती है। ठीक है, उसके बाद अगर फोकस करें तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। तो उससे पहले हम इसका जो डील कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम फॉर्मूला की तरफ जेड पे जोर डालेंगे तो लिखा हुआ है कि E इज इक्वल टू एन चेंज इन फ्लक्स चेंज इन टाइम। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ कि डिफरेंट 4 ऑप्शन है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखा जाए चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, तो इसके अंदर चेंज इन फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा होता है, तो मैंने बात की प्राइमरी कॉइल में बन रहा होता है या सेकेंडरी कॉइल में बन रहा होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, क्लोज होती हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ कि व्हेन अ सिंगल टर्न कॉइल रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी किसी कॉइल की सिंगल टर्न को रोटेट करे, जब रोटेट करे तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम किसे लिखते हैं, बी से। ठीक है, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। जहां पे भी बी लिखा हो हमें मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट स्पीड से एक ही जैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड द इंड्यूस ईएमएफ विल बी। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, अल्टरनेटिंग होती है, स्टेडी होती है, पल्सलेटिंग होती है या जीरो होती है। तो बेसिकली जब कोई कोई टर्न कर रही होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को तो उसके में क्या प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तरबेला से। ठीक है, अब तरबेला से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है कि उसको नंबर ऑफ टर्न को जोर से घुमाता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास अल्टरनेशन यानी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो हम अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट को बोला जाता है एसी और डायरेक्ट करंट बोला जाता है डीसी। अब डायरेक्ट जो करंट होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई पाथ कवर नहीं होता, वो स्ट्रेट होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग डिफरेंट पाथ फ्लो कर होता है, कभी स्ट्रेट कभी अप कभी डाउन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ अ डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ इज यूज्ड हैज। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए हैं, चॉक, ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड थर्मोकपल। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ यूज किस में होता है, हमारे पास यूज होता है जनरेटर के अंदर। ठीक है, जनरेटर तो और के अलावा बेसिकली जो है थर्मोकपल का मतलब क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस करना। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि जो है वो मतलब कि हम ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं कि सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज के दरमियान डिफरेंस करना। तो जिसका राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो जो अगर एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ फोकस किया जाए तो लिखा हुआ है कि इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें किस बारे में बता रहा होता है, किस डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो थंब रिप्रेजेंट करता है वो किस चीज के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आइदर करंट फ्लो के बारे में बता रहा होता है, आइदर इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, आइदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, या आइदर मैकेनिकल फोर्स के बारे में। तो बेसिकली अगर हम देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच, ठीक है, कर्ल योर फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड दैट stretch your hand in such direction that your thumb
forefinger and middle finger are held mutually perpendicular to each other। मीन कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने हाथ को कुछ इस तरह स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे से प्रिपेंडिकुलर हो, ठीक है। प्रिपेंडिकुलर मीन इनके दरमियान उसके दरमियान 90 का एंगल बन रहा हो, इसके दरमियान इसके दरमियान 90 का एंगल बन रहा हो, ठीक है। जब इसको हम स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है, अब इसके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो हमने इसको स्ट्रेच कर लिया जिसमें म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर है। तो उसमें बेसिकली जो हमारी होती है फोर फिंगर किसके बोलते हैं, जो फर्स्ट फिंगर है। अब जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर है वो हमारी शो करी होती है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। यानी जो हमारी फर्स्ट फिंगर टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी मिडल फिंगर है, ठीक है, जिसको हम सेकंड फिंगर ही बोलते हैं। तो मिडल फिंगर में क्या चीज पॉइंट करी होती है, अबाउट इंड्यूस ईएमएफ, एंड आवर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेसिकली जो हमारे पास थंब होता है वो किस चीज की डायरेक्शन शो कर होता है, आवर थंब। बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है मैकेनिकल फोर्स के बारे में बता होता है, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आवर forefinger show the direction of magnetic field, our middle finger show the direction of current, and our thumb will indicate the direction of force, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो अगर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग अ कॉइल विल बी। तो बेसिकली अब इस एमसीक्यू को थोड़ा गौर से पढ़ना है। फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल टू द एक्सिस के पैरेलल होते हैं, या एट एंगल ऑफ 45 विद एक्सिस, एंगल ऑफ 45 बन होता है, या जीरो। तो अगर बात की तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर पैरेलल टू एक्सिस, यानी दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो जिसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 के बाद हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। तो अगर एमसीक्यू नंबर 6 से देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हेन कॉइल रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड करंट रिमेन। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि जब हम कोयल को रोटेट करते हैं, कोयल रोटेट मीन हमारे पास सोलिनॉइड होती है, सोलिनॉइड के अंदर पड़ी थी कोयल। जब हम कोयल को रोटेट कर रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट से करंट क्या होगा, ठीक है, क्या कंटिन्यूसली चेंज होगा, क्या रिमेन सेम रहेगा, क्या बिकम जीरो हो जाएगा, या बिकम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ इन कोयल हमें पता है ठीक है। हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह आ जाती है कि इंड्यूस ईएमएफ, कुछ हमारे पास ये आ जाता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो E इज डायरेक्ट रिलेशन विद साइन ओमेगा टी, ठीक है, यानी E हैविंग रिलेशनशिप विद टाइम, ठीक है। तो इससे हमें ये बचा रहा कि अगर हम T को छेड़ेंगे तो इसके रिस्पेक्ट से E में भी चेंजिंग होगी, या डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमसे बात की हुई थी कि व्हेन कोइल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड करंट का हमसे पूछा जा रहा था। ये तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला है, ठीक है। तो हम फर्दर कर लेते हैं। तो अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास होता था कि I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अगर E T की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है तो ठीक है, तो I भी इसकी रिस्पेक्ट से चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि जब हम मतलब के इंड्यूस ईएमएफ को चेंज करेंगे कोइल के अंदर तो करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होगा, क्या होगा फिर कंटिन्यूसली चेंज, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू नंबर 7 पे फोकस कीजिए तो लिखा हुआ है कि AC स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन कोइल। तो लिखा हुआ है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोइल इंक्रीज करेंगे AC जनरेटर में तो उससे हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज द ईएमएफ, क्या ईएमएफ डिक्रीज होगी, ईएमएफ रिमेन सेम, ईएमएफ क्या रिमेन सेम रहेगी, इंक्रीज ईएमएफ, क्या ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगी, या ईएमएफ बिकम जीरो, या क्या ईएमएफ जीरो हो जाएगी। तो उसको समझने के लिए हम पहले AC जनरेटर के लिए जो हमारा इक्वेशन आ जाती है जिसको बोलते हैं कि E इज इक्वल टू नवाब, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी। तो अगर इसकी तरफ हम फोकस करें, अब यहाँ पे N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न, W स्टैंड फॉर एंगुलर वेलोसिटी, A स्टैंड फॉर एरिया एंड B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम सिर्फ गौर करें तो हमारे पास EMF E एंड N आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो लिखा हुआ है कि AC जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, अगर हम नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देंगे तो दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली EMF क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें तो उसमें लिखा हुआ है द डिवाइस इन विच इंड्यूस ईएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस इज। बेसिकली ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जिसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ स्टैटिक रहता है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर के AC जनरेटर में जो है वो स्टैटिक नहीं रहता, अल्टरनेटर में स्टैटिक नहीं रहता, चेंज होता रहता है, डायनोमो भी चेंज होता रहता है।
तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर ईएमएफ स्टैटिक रहता है? तो स्टैटिक मीन रिमेन कांस्टेंट। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ हमारे पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो अगर एमसीक्यू नंबर 10 पे आ जाए तो सीधा लिखा हुआ कि इन कोई करंट चेंज फ्रॉम 2 to 4 एम्पियर, यानी करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पियर से लेके 4 एम्पियर में। तो जो चेंजिंग हो रही है 4 एम्पियर से 2 एम्पियर तक, उसके टाइम कितना लग रहा है? 0.05 सेकेंड। ठीक है, उसको लिखा है कि इफ एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इज 8 वॉल्ट। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ कितना है? 8 वॉल्ट। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन करके निकालना है कि हमारे पास जो है वो सेल्फ इंडक्शन एल कितना हो जाएगा। तो ईजी है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे? तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे सेल्फ इंडक्शन की। तो हमारे पास होता है कि सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू एल चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम बात करें चेंज इन करंट क्या हो जाएगा, तो हमने एल फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू ई डेल टी इंटू डेल आई। ठीक है, अब हमारे पास ईएमएफ कितना था? वो हमें गिवन था 8 वॉल्ट, टाइम कितना था? 0.05 सेकेंड, और चेंज इन करंट क्या था कि 2 एम्पियर से 4 एम्पियर तक चेंज हो रहा है। तो 4 माइनस 2 कर दूंगा, तो 8 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 बच जाएगा। 2 वन 2 2 4 जेड। तो अगर मैं 4 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मैं यहाँ से पॉइंट खत्म कर लूँगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। 20 डिवाइड बाई 100 तो आ जाएगा 0.2 हेनरी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0.2 हेनरी आ रहा है। ठीक है, तो हमने सेल्फ इंडक्शन के लिए निकाल लिया, तो हमारे पास कितनी आ गई? 0.2 हेनरी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पता नहीं चला कि हमने फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेनरी। ठीक है, तो आपको पता चलिए कि हेनरी हमने 2 टॉपिक में पढ़ा था। किस किस में? हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में। तो आप म्यूचुअल इंडक्शन भी निकालेंगे तो सेम आंसर रहेगा। सेल्फ इंडक्शन में उधर देखिए तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम रिमेन कांस्टेंट रख देते हैं। तो बेसिकली क्या है? पावर। ठीक है, तो पावर कैसे कांस्टेंट होती है? तो अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो पावर इन हो रही होती है और जो पावर आउट हो रही थी वो क्या हो जाती है? आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये आइडियल केस में होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट हो सकती है? तो वो खाली क्या है? पावर। क्योंकि आइडियल केस में पावर क्या हो जाती है? रिमेन कांस्टेंट, यानी पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पी आउटपुट है। कि आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फर्स्ट 11 एमसीक्यू तो चैप्टर नंबर 14 ऑटोमेटिक इंडक्शन को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।